अस्सलाम एवरीवन। ओके गाइस, तो हमारे पेरिनेसल साइनसेस का ये आखिरी चैप्टर था जिसका ये लास्ट टॉपिक है। हम कर रहे हैं नियोप्लाज्म्स ऑफ पेरिनेसल साइनसेस और उसमें हमने जो मैक्सिलरी साइनस है वो सबसे इंपॉर्टेंट था, उसका हमने कर लिया। बाकियों को मैं आपको बस मोटी मोटी सी बात बता देती हूँ कि अगर एमसीक्यू आ जाए तो आपको आसानी हो जाए, आप सॉल्व कर सकें। उसमें एक दो चीज़ें हैं जो ज़्यादा समझने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद पेरिनेसल साइनसेस भी आपके ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर मैं आपको जो है आपके इसोफेगस और ईएनटी के सर्जिकल प्रोसीजर्स जो रह गए हैं वो कंप्लीट करा दूंगी। अच्छा जी, तो हमारे पास जो एथमोइड साइनस मैलिग्नेंसी, अब हम बाकी तीनों का डिस्कस करते हैं। मैक्सिलरी हमने कर ली, एथमोइड, फ्रंटल और स्फीनोइड। तो एथमोइड साइनस की जो मैलिग्नेंसी या कैंसर होता है वो आपका प्राइमरी कैंसर कभी भी नहीं होता। ऑलमोस्ट बहुत ही रेयर होता है कि एथमोइड साइनस में कैंसर डेवलप हो। ज्यादातर यही होता है कि जो आपका मैक्सिलरी साइनस है ना, ये वाला जो नोज के करीब है, ठीक है, नोज है और ये आपके मैक्सिलरी साइनस, इसका ग्रो करके एथमोइड में चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर ही आपको पता है इसके बिल्कुल ऊपर ही एथमोइडल साइनस के सारे वो एंटीरियर और पोस्टीरियर एथमोइडल साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। तो एथमोइड मैलिग्नेंसी जो है वो आपकी मैक्सिमम एंट्रल मैलिग्नेंसी के साथ एसोसिएटेड होती है, इसीलिए उसको एंट्रोएथमोइडल साइनस कैंसर कहा जाता है। मतलब एंट्रम इस्तेमाल करते हैं वर्ड फॉर योर मैक्सिलरी साइनस और एथमोइड उसके लिए, तो एंट्रोएथमोइडल जो भी आपने उसको नाम देना वो देना होता है, ठीक है। तो ये आपका ज्यादातर इसी के साथ एसोसिएटेड है, तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है कि प्राइमरी नहीं होता। दूसरा, जिसके क्लिनिकल फीचर्स होंगे, अगर आपका मैक्सिलरी साइनस के साथ भी एसोसिएटेड है या प्राइमरी है, तो हमेशा जो अर्ली फीचर्स आते हैं वो बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसे आपके एक सिंपल एथमोइड साइनसाइटिस में आते हैं, यानी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स होंगे। पेशेंट को हो सकता है थोड़ी बहुत फेशियल पेन हो और उसके साथ जो डिस्चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा और ब्लड स्टेन्ड होगा। ब्लड स्टेन्ड इस वजह से क्योंकि ग्रोथ है और वो वहां पर वेस्कुलैरिटी भी बढ़ी हुई है और वो आपकी दूसरी तरफ को भी, वॉल को भी इंक्रोच कर रही है, वहां पर प्रेशर भी डाल रही है। एथमोइड साइनस वैसे भी छोटे छोटे से साइनसेस होते हैं, तो इस वजह से ब्लड भी यूज आउट हो रहा होता है, तो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो रहा होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आती है। और ये तो अर्ली फीचर्स आ गए। फिर लेट फीचर्स जो इसके होते हैं वो वही बात है कि आपका सबसे पहली बात तो इस जगह पर हम जब ये भी कहते थे कि पॉलिप्स भी जब हमने पढ़े थे, हमने कहा था जो एथमोइड साइनस के अगर इस जगह पर पॉलिप्स आ जाए तो यहाँ पर अगर ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है तो आपकी ऑर्बिट्स की जो आंखें हैं वो दूर हो जाती हैं, वाइड स्प्रेड हो जाती हैं। हमें देखने में ऐसा लगता है कि पेशेंट का जो कैंथल इंट्रा कैंथल एरिया है, जो दोनों आंखों के दरमियान में एरिया, वो इतना ज्यादा हो जाता है। इसको हम मेजर करते हैं बाकायदा, दिस इज नेसेसरी। नॉर्मल बंदे का अगर इतना होता है तो उसका इतना हो जाता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर जो मेजरमेंट्स हैं मतलब उसके हिसाब से मेजर करके चेक करते हैं, उसका एरिया बड़ा हुआ होता है। क्यों बड़ा हुआ होता है? क्योंकि उसके एथमोइड साइनस में इतनी ग्रोथ होती है कि उसने ऑर्बिट को धक्का देके लैटरली मूव कर दिया होता है। और सपोज अगर राइट साइड पे ऐसा है तो राइट वाले आई बॉल पे जब प्रेशर पड़ेगा तो वही बात है, उसका प्रोप्टोसिस भी हो जाएगा और थोड़ी सी लैटरली डेविएट भी कर जाएगी। उसकी वजह से पेशेंट को डिप्लोपिया भी होगा, दो दो नजर आते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो इस तरह के फीचर्स हैं। नॉर्मली वो इतना ही मतलब इसी इन्हीं जगहों पर जो है वो ज्यादा ग्रो करता है, लेकिन आपको वही बात है कि यहाँ पर हमने बात की थी कि नेजल कैविटी में ऊपर इस जगह क्या है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। अगर वो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से गुजर के ऊपर आपके ब्रेन में एंटीरियर क्रेनियल फॉसा में एंटर हो जाता है। आपने याद है स्कल पढ़ा था, तो स्कल में हमने ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है जब हमने उसको खोल के पढ़ा था, मतलब हमने उसका इंटरनल पार्ट पढ़ा था। तो उसमें इंटीरियर वाला था एंटीरियर क्रेनियल फॉसा, मिडल में मिड था और पीछे पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा। एंटीरियर क्रेनियल फॉसा में यहाँ पर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है। अगर इस प्लेट को नीचे से पियर्स करके यहाँ पर ट्यूमर आ जाएगा एंटीरियर क्रेनियल फॉसा में, तो इसका मतलब है कि ब्रेन में इंक्रोच करने की कोशिश करे, तो फिर उसको न्यूरोसर्जन को ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। नोड्स में इन्वॉल्वमेंट यानी कि नोडल या डिस्टेंट मेटास्टेसिस इस कैंसर का इतना कॉमन नहीं है। ट्रीटमेंट हमने क्या करनी है, पहली बात तो हम सीटी स्कैन लाजमी कराने। सीटी स्कैन से एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ का पता चलेगा, बायोप्सी कराएंगे, कंफर्म होगा कि सेल्स की क्या कंडीशन है, ग्रेड या स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर क्या है। उसके बाद हमने इसकी जो ट्रीटमेंट है वो यही करनी होती है कि प्री ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन से पहले रेडिएशन थेरेपी देनी है और अब जो है वो कीमोथेरेपी भी उसमें कंबाइन हो जाती है ताकि रेडिएशन की इफेक्ट कम हो, मतलब कम रेडिएशन देनी पड़े। और उसके बाद हमने सर्जरी करनी है। सर्जरी में हमने एथमोइड सेल्स सारे के सारे रिमूव करने हैं, एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर के हिसाब से उसको सारे को रिमूव करना है। और अगर इंटीरियर क्रेनियल फॉसा में यानी ब्रेन की कैविटी में वो पहुंच चुका है तो फिर न्यूरोसर्जन उसको खोलेगा। वो फिर आपका ईएनटी वालों का काम नहीं होता, न्यूरोसर्जन उसको खोलता है और पूरे इंटीरियर क्रेनियल फॉसा में से वो जितनी भी ग्रोथ होती है उसे क्लियर करता है। तो ये आपकी सर्जरी होती है, ठीक है। प्रोग्नोसिस है, ठीक है, 5 साल का क्योर रेट इसका चल जाता है, 30% तक है। अच्छा, फ्रंटल साइनस की जो मैलिग्नेंसी बहुत ही रेयर है, मतलब रेयरेस्ट किस्म की चीजें होती हैं उनमें से एक है, बनी रेयरेस्ट सबसे तो स्फीनोइड है फ्रंटल, लेकिन रेयर ही होती है। और इसमें यही बात है कि अगर होगी भी तो वो आपका डिपेंड करेगा कि कितनी ग्रोथ है। शुरू के फीचर्स तो ये होते हैं कि आपके फ्रंटल एरिया कौन सा होता है, जो माथे के बिल्कुल शुरू का एरिया होता है, मतलब आपका आपको पता है ना आंखें इधर है, ये सपोज आपके आए हैं तो ये फ्रंटल साइनस होता है ना यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रंटल साइनस में इस जगह पर आपको स्वेलिंग छोटी सी मिल सकती है, पेशेंट दर्द की कंप्लेन करेगा, इसके अलावा कोई खास कंप्लेन नहीं होती। उसके बाद अगर ये ग्रो करता है तो ज्यादातर ये ग्रो करके आपके ऑर्बिटल कैविटी को ही इंक्रोच करता है
ऊपर की तरफ नहीं जाता, या तो पीछे जाएगा ब्रेन की तरफ, या इस तरफ आएगा तो ऑर्बिटल कैविटी, नीचे की तरफ आएगा तो नेजल कैविटी की तरफ। तो डिपेंडिंग अपॉन कहाँ ग्रो करे वैसे सिम्टम्स आएंगे। आई की तरफ आएगा तो ज़ाहिर आई को डेविएट करेगा डाउनवर्ड्स और लैटरली, और प्रेशर सिम्टम्स होंगे, प्रोप्टोसिस होगा। नीचे आएगा तो नेजल कैविटी के पोस्टीरियर पोर्शन में आपको मैस नजर आएगी। और ऊपर अगर पीछे ब्रेन में चला जा, पीछे की तरफ जाएगा तो फिर आपके इंटीरियर क्रेनियल फॉसा में ये भी एंटर हो जाता है, फिर न्यूरोसर्जन को रेफर करना पड़ता है। इसकी भी ट्रीटमेंट ये है कि हमें फ्रंटल साइनस में से पूरी की पूरी रिमूव करनी होती है जो मैस है। उसके अलावा हमने सारे जो आपके यहाँ पर पड़े हुए करीबी एथमॉइड साइनस, सारे एथमॉइड साइनसेस को भी पूरा क्लियर करना होता है, और ऑर्बिटल कैविटी को भी लाजमी देखना होता है, क्योंकि ये फ्रंटल ऑर्बिट के बहुत करीब होता है, ये ऑर्बिटल कैविटी में लाजमी गया हुआ होता है। और वही बात है कि अगर इंटीरियर क्रेनियल फॉसा में होता है तो फिर हमें न्यूरोसर्जन से उसको ठीक करवाना, मतलब वो रेफर करना पड़ता है। स्फीनोइड साइनस मेलिग्नेंसी बहुत ही अनकॉमन है। ज़्यादातर आपके यही होता है कि स्फीनोइड साइनस में कोई इन्फ्लेमेशन होती है, मेलिग्नेंसी बहुत ही अनकॉमन है, लेकिन हो तो उसी तरह से यही प्रोसीजर है पूरा कि हमने उसकी सीटी स्कैन एक्सरे बायोप्सी करके उसको कंफर्म करना है कि ये है भी या नहीं, और फिर उसको सर्जिकली रिमूव करना है। लेकिन दिस इज़ वेरी अनकॉमन, बहुत ही अनकॉमन है। यहाँ पर हमारा पेरिनेजल साइनसिस खत्म हो जाता है इंशाल्लाह। एज सून एज पॉसिबल मैं पैथो के लेक्चर के साथ स्टार्ट करूँगी। रेस्पिरेटरी थोड़ा सा रह गया था, एंड देन एंडोर सीवीएस, उसके साथ हम यहाँ का भी कर लेंगे जो हमारे पास मैंने अभी कहा से ENT की सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, और एक और चीज़ है इसोफेगस रह गया उसका टॉपिक, ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर विल डू, हाँ, साथ साथ कम्युनिटी मेडिसिन भी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।